शहर के सबसे बड़े बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बैठी हुई थी। दुबला शरीर, झुकी हुई कमर, सिर पर बिखरे सफेद बाल, फटी हुई मैली कुचली सी साड़ी पहने 70 वर्षों की बूढ़ी अम्मा कांता देवी अपने बेटे बहू के आने का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे पहले ही उनका बेटा बहू उन्हें कार में बिठाकर लेकर आए थे। माँ, आप यहीं पर रुकिए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, हम आपके लिए खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। केवल इतना ही कहा था और बैठा कर चले गए। मुझे सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बहुत समय बीत जाने पर कांता देवी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई। कब आएंगे यह सोचकर, लेकिन शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु कांता देवी व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बहू बेटे के आने का इंतजार कर रही। लगातार बाहर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि अब वह लौटेगी नहीं, पर उसी समय मन में डर बैठ गया कि अब इस स्थिति में वह कहाँ जाएगी, क्योंकि वह चल भी नहीं सकती थी। रात होने पर जब उसे ठंड लगने लगी तो अपने हाथों से धीरे धीरे व्हील चेयर को खिसकाते हुए सीढ़ियों के कोने पर बने शेड के नीचे आ गई। वहीं दुबक कर बैठ गई और कांपती रही। दरअसल कांता देवी अपने पति मोहन लाल जी के साथ एक छोटे से गांव मोतीपुरा में रहा करती थी। मोहन लाल जी की गांव में अच्छी खासी जमीन थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वह अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी रजनी और 2 बेटे थे, राजकुमार और राजकुमार। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की भी शादी करवाई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी निकलती गई, परंतु उन्हें मालूम इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वह बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। मोहन लाल जी और उनकी पत्नी कांता देवी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती। मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छा लाड प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया है, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे मोहन लाल जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन मोहन लाल जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए कांता जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुलाना चाहिए ताकि वह आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर है तो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कांता, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन जब मोहन लाल जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा रही थी। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठाकर देख उनको बड़ा बेटा रामू बोला, क्या बाबूजी ठीक ठाक तो बैठे हैं? आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। मोहन लाल जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे और उधर बहुएं अपने अपने पति को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्होंने उन्हें यहाँ लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कांता देवी जो गायों को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई और उनके पास आकर बोली, यह क्या तरीका हुआ?
रे अपने पिता से बात करने का। छोड़ो कंता, मोहनलाल जी बोले, मुझे तुमसे कोई खास बात करनी है। मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज सर दर्द था और अचानक खून की उल्टी भी हुई। तबीयत खराब थी, इसलिए अस्पताल गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो ही मैं बच सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। यह मकान मुझे बहुत सूना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से कट जाएंगे और दोनों बहुएं यहाँ रहेगी तो तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। पिता के बात से दोनों बेटे ही सहमत नहीं थे। रामू बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जमीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलिए। राजू ने भी इस बात पर सहमति जताई। फिर रामू बोला, पिताजी, गांव में रहना हमारा संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहां भी जाना होता है और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी राजू बोला, पिताजी, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ हरगिज नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक ब्रांच तो यहाँ पर भी है। फिर तुम ट्रांसफर तो करवा ही सकते हो ना। और बच्चों को पढ़ने के लिए भी यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल खुला है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं समय अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूं। आंसुओं से सराबोर आंखें लिए रुधे स्वर के साथ मोहनलाल जी बोले। मोहनलाल जी की यह बात सुनकर रामू बोला, पिताजी, जमाना बदल चुका है, गांव में अब कुछ नहीं रखा। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो हमें पहले ही बता देते। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या बेटा? कांता जी बोली। माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज मत होना। मैं यह चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में रहिए। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। उसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना है। और पिताजी, इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए। रामू ने कहा तो राजू भी बोला, भैया ठीक कह रहे हैं। पिताजी, बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्च आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिएगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनते ही मोहनलाल जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान बेच दूंगा? मैं 1 इंच भी जमीन नहीं बेचने दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। रामू और राजू दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपने माँ पिताजी के पास आकर राजू बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं कि अब
आपसे खेती का काम नहीं होता तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरे परवरिश को नकार दिया। कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक अलग नहीं रह सकते। और तुम सोच कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा। यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। मोहनलाल जी बोले तो उधर कांता देवी की आंखों से आंसू छलक आए। ये माँ आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक आहत हो चुकी थी। यह दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था हमने, तुम लोगों को आज अपने माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी मोहनलाल जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही रजनी को फोन कर दिया था, वह किसी भी समय आती ही होगी। लेकिन पिताजी रजनी को बुलाने की क्या जरूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं, उसका फैसला हम बखूबी कर सकते हैं। रजनी हमारे मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ भैया। घर के गेट से अंदर आती रजनी की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। किस फैसले की बात हो रही है और अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया? पिताजी सब कुशल मंगल तो हैं। बेटी अब तू ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? मुझे लगता है कि अब हम इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। यह हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की जमीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर रामू बोला, नहीं पिताजी, हमारा यह मतलब नहीं था कि हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को राजू के पास रहने के लिए कहा। भैया अगर आप पिताजी का इलाज करवाना चाहते हैं तो जमीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है? रजनी ने पूछा तो उसके भाई रामू ने कहा, रजनी हमारे पास इतने रुपये नहीं हैं कि हम इलाज का खर्च उठा सके, इसलिए जमीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। रजनी को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता से नहीं रुपयों से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के लिए इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं? रजनी तुम्हें क्या पता शहर में कितना खर्च होता है। अब छोटी भाभी बोली, हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और उनके सोने के गहने को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्च होता है शहर में। रजनी की बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी न पहना क्या? इतनी जल्दी कटी सुनना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी भाभी की बात सुनकर रजनी बोली, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई एतराज नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं, बच्चों को शहर के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का खर्च उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम ही लोगों पर उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी
पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। रजनी, अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं पिताजी को इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग जमीन बेचने की बात मत करना। हमें तो पहले ही मालूम था कि रजनी को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, लेकिन हम उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर रजनी हैरान रह गई। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा यह सोचकर चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं। अब मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर मोहनलाल जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वह यही सोचते आए थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी रामू की आवाज उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है। अब हम यहाँ ज्यादा समय नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या सोचा? मोहनलाल जी दुखी मन से बोले, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी छिड़ गई और खून की उल्टी आ गई। फिर हाँफते हुए बोले, और लौट कर कभी मत आना। समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। दोनों बेटे गुस्से में अपनी पत्नियां और बच्चों को लेकर निकल गए। रजनी अपने पिता मोहनलाल जी को अपने शहर में ले आई, जबकि कांता देवी अपने गांव के मकान और पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। मोहनलाल जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद सुमित ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंट ले ली है। हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपनी दामाद से यह बातें सुनकर मोहनलाल जी भावुक हो गए। अगले दिन वे दोनों उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मोहनलाल जी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा तो रजनी हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह बात सुनकर वे दोनों घबरा गए। आंखों में आंसू लिए घर लौटे तो मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें वहीं निकले। मरने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने पर अफसोस रहेगा। रजनी अपने पिता की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मोहनलाल जी को उनके गांव में ले आए। बेटी और दामाद ने वहीं रहकर उनकी तन मन से सेवा की। एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब सुमित उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वे इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर पिता का देहांत संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पश्चाताप नहीं था। रजनी अपनी माँ को अपने साथ गांव लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। कांता देवी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ गया।
दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की यूं तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में वे उन्हें अपने साथ शहर में ले आए। रामू और राजू ने यह समझौता किया था कि माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे। अपनी बेटे राजू के घर आने के बाद कांता जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती और उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करते। पिता के मरने के बाद से राजू और रामू दोनों अपने पति की जायदाद अपने नाम कराने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने रजनी के नाम पर करवाया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रामू अपने भाई के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसला कर कचहरी ले गए और माँ की जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से कांता देवी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। दिन राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटाया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो, छोटी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से कांता देवी ने अपनी बहू का हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया। कपड़े धोने, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम कांता देवी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। ऑपरेशन करवाने पर लाखों रुपये का खर्च आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी माँ को घर वापस ले आए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट से उठना भी मना था। अब तो बहू से अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर राजू अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया, लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा करती कि जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। वे तो उठ भी नहीं सकती, उनकी गंदगी से पूरे घर में बदबू फैल गई है। आप रजनी को कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाएं। अब मुझसे नहीं संभाले जाती आपकी माँ। तुम पागल हो गई हो। माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम करवा ली है, अब हम उसे कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए। सारी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी माँ को बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता है, खाना भी मुफ्त में मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर रामू गुस्से में आ गया। तुम यह बात सोच भी कैसे सकती हो, जैसी भी है वह मेरी माँ है। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, या तो अपनी माँ को रखो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद रामू अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया और दर्शन करवाने के नाम पर उन्हें कार में बिठाकर मंदिर ले गए। व्हील चेयर पर बैठाकर मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के पास ही माँ को बिठाया
और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों वहीं पड़ी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी की नज़र कांता देवी पर पड़ी। उसे लगा कि शायद बुढ़िया लावारिस हैं। ठंड के कारण कांता देवी जी बुखार में पड़ी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी जी से रहा नहीं गया। पुजारी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पाई। पुजारी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में ही शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी ने पुलिस चौकी पर फोन लगाया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में बहुत से पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उसका फोटो खींचकर पत्रिका के मेन पृष्ठ छापा और साथ में हेडलाइन छापी, लावारिस हालात में मिली एक बुढ़िया कांता देवी। पुलिस वालों ने वहां से कांता देवी को एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन जब यह खबर रजनी ने पढ़ी तो उसमें अपनी मां की फोटो को देखकर तुरंत पहचान गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि नीचता की हद ही पार कर देगी। उसका मन हुआ कि अभी अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर पूछे उनसे कि क्या इस हार्ड मांस की माँ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसी समय उसने अपने पति को फोन किया और अपनी माँ के पास पहुंची। वह उपस्थिति पुलिस वालों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने बताया कि यह करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वह समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद मंजू अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ की गंदे कपड़ों में बुरी हालत देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की लेकिन कुछ ही दिनों में कांता देवी चल बसी। उधर राजू की पत्नी सीमा घर पर बैठी हुई ये सोच रही थी कि अगर इस बार भी उसकी लड़की हो गई तो क्या होगा। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिससे लिंग परीक्षण हो सके क्योंकि वह लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर कि उसने अपने पति को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो आप ऐसा क्यों करवाना चाहती है। तो सीमा बोली कि हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना। इस बात पर डॉक्टर ने कहा इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही आपकी सेवा करेगा और लड़की नहीं कर सकती। लेकिन वह नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है और यदि गर्भपात करवाना है तो कल आकर मिलना। घर पहुंचकर सीमा अजीब उलझन की हालत में सो गई। उसे सपना आया, माँ मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं आपका खर्च नहीं बढ़ाऊंगी, मत ला कर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी, उनके छोटे कपड़ों से ही तन ढक लूंगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। तभी अचानक सीमा की नींद खुली। वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने बहुत बुरा सपना देखा, वह मुझे खुद को मारने से रोक रही है। तभी राजू ने कहा, वह कौन, हमारी बेटी? सीमा ने कहा। उसी समय फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, मैं रजनी बोल रही हूँ, माँ का स्वर्गवास हो चुका है, दोपहर 1 बजे उनका संस्कार करना है, रामू को भी फोन करके बता देना, अगर तुम नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका देहांत संस्कार कर दूंगी, मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर रजनी ने फोन रख दिया। इधर राजू के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ रजनी के पास कैसे पहुँची। उसने अपने भाई को फोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के शर्मिंदगी भी
कि वह अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी शर्मिंदगी के कारण वह माँ की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। इधर राजू और उनकी पत्नी सीमा गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ के शव को मुख अग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थू थू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी उस समय मृत्यु का रजनी को बहुत दुख था। इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे को अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान में दिया। जहां माता पिता वहीं स्वर्ग। आज 75 वर्षीय रामकिशन जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हैं और लगातार बिस्तर पर लेटी अपनी जीवन संगिनी आशा को निहारते जा रहे हैं। आशा जी अपनी दम्मे की बीमारी के कारण बेहाल पड़ी थी। बेबस तो स्वयं को रामकिशन जी भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे। किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि अपने से ही सताए हुए अपनी डायबिटीज की बीमारी से तो उनकी जंग जारी थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करें यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की जरूरत है वह उन्हें अपनी बीमार पत्नी की भी देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि उम्र के इस पड़ाव पर उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक ही बेटा विकास है जो शादी के 15 साल के बाद उनकी गोद में आया था और जब तक विकास बड़ा हुआ तब तक वह दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे। आशा जी और रामकिशन जी अपने बेटे को सदा पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती कि वह उसकी फरमाइश पूरी कर देते थे। विकास पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। आशा जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। विकास के सपने बहुत बड़े बड़े थे। रामकिशन जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की जमीन यहाँ तक कि अपना मकान तक भी बेच दिया और किराए के घर में आ गए। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गवा दिया। रामकिशन जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें अगाव करता था। रामकिशन कुछ अपने लिए भी बचाकर रख सब कुछ लुटा रहा है तो बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। लेकिन उन्होंने कहा कभी अपने मित्र को चेतावनी को तवज्जो नहीं दी। वे हमेशा कहता मेरा बेटा ही मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। ये कहते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। इस बात पर मित्र ने सुझाव देते हुए कहा था कि अगर बेटे को विदेश में पढ़ाना ही है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज ले लो। तूने तो घर भी बेच दिया है और अब जब आगे बुढ़ापे का समय नजदीक आ रहा है तू तो पूरी तरह से अपने बेटे विकास पर ही निर्भर हो जाएगा। लेकिन रामकिशन जी ने कहा हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ाना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद कर्ज चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। रामकिशन जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका पुत्र हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। उनका बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह हमेशा कहते मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास अपने देश वापस लौटा। वह भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। आशा जी और रामकिशन जी ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की अनामिका से करवा दी। विकास ने अपना परिवार बसा लिया। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है।
अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया और वहीं अपने माँ बाबूजी और पत्नी के साथ रहता है। लेकिन वह फिर से विदेश जाना चाहता है और वहीं रहकर अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है। अतीत में खोए रामकिशन जी अचानक अपने बेटे बहू की बातचीत की आवाज से वर्तमान में आ जाते हैं। अनामिका सारा सामान तो पैक हो गया ना, ध्यान रखना कुछ छूट न जाए। माँ बाबूजी के गर्म कपड़े जरूर रख देना और खाने के बाद जो दवाई वह खाती है वो तो बिल्कुल मत भूलना। अरे विकास, तुम चिंता मत करो, एक एक चीज बड़े ध्यान से रखी है मैंने। और वैसे भी अगर कुछ छूट भी गया हो तो वो लोग वहीं से मंगवा लेंगे और फिर वहाँ पर बहुत से अन्य लोग भी तो होंगे। कोई चीज चाहिए होगी तो माँ बाबूजी उनसे मांग लेंगे। तुम भी सिर पैर की चिंता कर रहे हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अनामिका विकास को चिंतित होते देखकर बोली, ठीक है, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे और वैसे भी 10 दिन बाद की तो हमारी फ्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सारा सामान बेचना भी तो है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। रामकिशन जी अपने कमरे में बैठे बैठे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनते जा रहे थे। यह बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि अनामिका एक सुंदर गृहिणी से और एक को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नजरों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे। उनके कारण वो हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय तो हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ लाद दिया है। तुम लोगों ने दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। विकास ने उसे समझाने की कोशिश करता तो उस पर ही गुस्सा निकलने लगती। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर नहीं रहते हैं ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बाबूजी को चाय चाहिए और आपकी अम्मा को खास तौर पर बना हुआ हल्का फुल्का भोजन। कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बाबूजी की आया बनकर आई हूँ। इस रोज रोज की बहस से विकास भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब अनामिका के मायके में शादी थी और उसे अपने पति विकास के साथ वहां जाना था, अनामिका ने बड़े उत्साह से अपनी ड्रेस खरीदी और शादी में जाने की तैयारियां की। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी तो विकास ने उसे यह कहकर रोक दिया कि पहले बाबूजी और अम्मा के लिए खाना बना दो और उनकी दवाइयाँ निकाल कर रख दो, फिर चले जाना। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद यदि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगा तो तैयार होकर शादी में किस समय पहुंचेंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इन सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा। तुम उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, तब तक मैं तैयार होती हूँ। अनामिका ने कहा तो विकास बोला, अनामिका, मेरे माँ बाबूजी इस उम्र में बाहर खाना नहीं खा सकते, तुम्हें पता है, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास ने कहा तो अनामिका तुनक पड़ी। मेरे मायके में शादी है, इसलिए तुम्हें कोई उत्साह ही नहीं है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तुमसे शादी करके अब किसी शादी में नहीं जाना है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मा
बाबूजी के नर्स बनकर आई हूँ। क्या केवल अपने माँ पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही मुझसे शादी की थी? तुमने अपनी बहू की यह बातें सुनकर राम किशन जी और आशा जी को बहुत दुख होता है और वे सोचते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना लाचार हो जाता है कि अपने बच्चों से कुछ नहीं कह पाता है। उस दिन अनामिका सचमुच शादी में नहीं गई और रूठ कर बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनामिका ने खाना भी नहीं बनाया। विकास उसे मानने लगा, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम अपने माँ बाबूजी को किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते हो? वह गुस्से में बोली तो विकास भड़क गया। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो हूँ उनका एकमात्र सहारा हूँ। वे लोग बूढ़े में बीमार हैं, लाचार हैं। तुम मुझे उन्हें छोड़ने को कह रही हो? भला कोई बेटा कभी ऐसा भी करता है? यह समाज, पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब तुम्हें रिश्तेदारों की पड़ी है। इस समाज के लोगों और पड़ोसियों की सोच की बखूबी चिंता है तुम्हें, लेकिन जिससे शादी करके लाए हो कभी उसके बारे में सोचा है? शादी के बाद हम कहीं घूमने तक नहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए। मुझे बताओ, कभी मुझे फिल्म दिखाने भी ले गए हो क्या? जब से आई हूँ बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती जा रही हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उन दोनों से मुक्त चाहिए, नहीं तो संभालो अपना घर। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और याद रखना फिर कभी नहीं आऊंगी। अनामिका की बातें सुनकर विकास चुप हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। फिर अनामिका बोली, एक काम क्यों नहीं करते तुम विदेश में नौकरी ढूंढ लो और तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहां चले जाएंगे। तब तक हम इन दोनों के लिए भी रहने का दूसरा इंतजाम कर लेते हैं। अनामिका अपने विचार बताते हुए मुस्कुराने लगे। अगले दिन हमेशा की तरह विकास अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर आया मैसेज चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से झूम उठा। अनामिका, मेरी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कंपनी वाले बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फोन पर बात करते हुए विकास ने अनामिका को खुशखबरी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। वो ये सोचकर खुश थी कि अब उसे अपने सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगी और जो चाहे करेगी। शाम के समय विकास अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए थे और उसकी माँ जोर जोर से खांस रही थी और धीरे से उठकर अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। थोड़ा पानी उनके गले में गया और बाकी का पानी उनके कपड़ों को भिगो गया। विकास जानता था कि उसकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उसके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। यह देखकर विकास बोला, माँ, इतनी खांसी आ रही थी तो अनामिका से गर्म पानी मांग लिया होता। आशा जी मन ही मन में सोचने लगी कि पहले ही उसका पारा हम लोगों पर चढ़ा रहता है, अब अगर गर्म पानी भी मांग लेती तो वह तो गुस्से में आग बबूला ही हो जाती। लेकिन बेटा बहू में झगड़ा ना हो, यह सोचकर आशा जी चुप रह गई। फिर पंखे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कल रात को हम बिल्कुल नहीं सो पाए। यह पंखा बहुत आवाज कर रहा है ना, जाने क्या हुआ है। कल तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना, कल ही तू पंखे को ठीक करवा देना ताकि हम लोग रात को चैन से सो पाए। और बेटा मेरी और तेरे बाबूजी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, वह भी ला देना। अपनी माँ की हालत को देखकर विकास परेशान सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो विदेश में नौकरी की खुशखबरी लेकर वो आया था वो अपनी माँ को कैसे बताएं।
उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इतने में अनामिका कमरे में आई और बोली, माँ जी, जो दवाइयाँ मंगवानी है 1 महीने की इकट्ठे मंगवा लीजिए और अब ये पंखा ठीक करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू की बात सुनकर आशा जी हैरान रह गई और प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। तो बहू बोली, अरे माँ जी, इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? इनकी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बहू की आवाज सुनकर आशा जी स्तब्ध रह गई। उधर राम किशन जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए जरवत रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और गम के भी। अपने बेटे की प्रगति को देखकर वे दोनों खुश थे, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी उन्हें सालने लगा। फिर अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। लेकिन फिर दूसरे ही पल राम किशन जी बोले, लेकिन बेटा, विदेश तो तुम दोनों जा रहे हो ना, हम तो इसी घर में रहने वाले हैं। तो बहू ने ऐसा क्यों कहा कि अब पंखा ठीक करवाने की जरूरत नहीं है? उनकी बात सुनकर आशा जी बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं। जब बेटा बहू दोनों विदेश जा रहे हैं तो हम बूढ़े लोग को क्या यहीं छोड़कर जाएंगे? हमारा बेटा हमारा एक लौता सहारा है, हमें भी तो साथ ही लेकर जाएगा ना। यह भी आपको खोलकर समझानी पड़ेगी। क्या इतने सुनते ही विकास के चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगे और सामने खड़ी अनामिका उसे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी कि उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में बताएं। लेकिन विकास को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उधर राम किशन जी अपने बेटे बहू की चुप्पी देखकर तुरंत समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। वह बाबूजी, मैं यह कह रहा था कि अगर आप दोनों अभी विकास झिझकते हुए अपनी बात कह ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए अनामिका बोली, अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? साफ साफ बता दीजिए कि इन दोनों को अब वृद्धा आश्रम में रहना होगा। यह बात सुनकर आशा जी और राम किशन जी को एक झटका सा लगा। आशा जी को एक ऐसा महसूस हुआ कि वह केवल एक बेजान शरीर है, अनेक अंदर से आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उनका मन तो कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए, लेकिन वो ऐसा करके अपने बेटे बहू के रंग में भांग नहीं डालना चाहती थी। अपनी पत्नी के व्यवस्था को समझाते हुए राम किशन जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बंधवाया और से अपने बेटे को बोले, अगर विदेश केवल तुम दोनों ही जा रहे हो तो हमें वृद्धा आश्रम भेजने की क्या जरूरत है? हम इसी घर में जैसे तैसे रह लेंगे। मैं अभी इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारी माँ का ध्यान रख सकूं, लेकिन बाबूजी, वहाँ जाने के लिए हमें यह मकान बेचना होगा। विदेश में छोटे से मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस मकान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम विदेश में जाकर अपना मकान खरीद लेंगे। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने आप लोगों को बहुत अच्छे वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है। वहाँ आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बेटा बहू उनके कमरे से चले गए। अपने बेटे बहू की बातें आशा जी और राम किशन जी को अंदर तक झकझोर गई। राम किशन जी कहने लगे, अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है। हमारा बेटा हमारे जीते जी हमसे हमारा ठिकाना ही छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बेटे के लिए हमने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज वही बेटा ही हमें बेघर कर रहा है। इस पर आशा जी रोते हुए बोली, ऐसे बेटे से तो हमारी गोद सूनी ही रहती तो ज्यादा अच्छा था। एक बार, कम से कम एक बार तो कह दिया होता कि माँ, बाबूजी, आप भी चलो हमारे साथ, बुढ़ापे में आप हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उसे तो अपना भविष्य बनाना है।
फिर चाहे उसके लिए उसे अपने माँ बाप की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर राम किशन जी और आशा जी को एहसास हो चुका था कि इस उम्र में भी उनकी बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। विकास और अनामिका को विदेश जाने में केवल 10 दिन बाकी थे और अनामिका ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। घर का सामान निकालते हुए अनामिका बोली, माँ जी, यह आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है। इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनकर आशा जी बोली, बहू, यह कबाड़ नहीं है, यह मेरी इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज को मैंने बड़े चाव से खरीदा था और संजो कर रखा था, जिनके साथ मेरी यादें जुड़ चुकी हैं, लेकिन आज यह सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया है। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यह सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर अनामिका पुरानी रखी सभी चीजों को एक कोने पर पटकने लगी। उधर विकास ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिनों में उसे एक अच्छा खरीदार मिल गया तो उसने अपने माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और अनामिका ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। वृद्धा आश्रम जाते समय आशा जी दिल में दर्द और पीड़ा लिए घर को निहारती जा रही थी। उनके आंसू कपोले तक आ चुके थे। उधर राम किशन जी सोचने लगे, ऐसी उम्मीद तो हमने अपने बेटे से कभी नहीं की थी, जिसने अपने माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान बेकार हो जाता है? जब वह काम करने के काबिल न रहे तो उसे कहीं भी कैसे भी पटक दो, चाहे वह घर का एक खाली कोना हो या वृद्धाश्रम, सड़क हो या मंदिर। क्यों, क्या वो इंसान नहीं? गाड़ी में बैठे हुए वृद्धा आश्रम की ओर जाते हुए आशा जी अपने पति के झुर्रियों से भरे चेहरे की ओर देख रही थी। उनके मन में चलती उथलती पुथलती और उनके सिकसिकते हृदय की आवाज केवल आशा जी ही सुन पा रही थी। इतने में उनकी विचार श्रृंखला को भंग करते हुए विकास ने आवाज दी, माँ बाबूजी, हम वृद्धा आश्रम पहुँच चुके हैं। अपनी बेबसी को दिल को किसी कोने में छुपाकर वृद्धा दंपति बिना अपने बेटे बहू की ओर देखे वृद्धा आश्रम में चले गए। घर लौटकर विकास मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से अनामिका की आवाज़ आई, अरे सुनिए तो, माँ बाबूजी का यह संदूक तो यहीं रह गया। हद है, बरसों पुराने सामान पर भी ताला जड़कर रखती थी। तुम्हारी माँ ताला तोड़ कर देखो तो क्या है इसमें। विकास ने संदूक का ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। संदूक के अंदर रखे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए न जाने कितनी बार उसके पिताजी ने ओवर टाइम किया था। उसे देखकर विकास की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने जब उस बक्से को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर विकास द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी हाथ थामे हुए दिखाया था। वह याद करने लगा कि इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ बाबूजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनका हाथ थाम कर रखेगा। आज वह स्वयं को शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े थे। उन्हें खोलकर देखा तो देखते ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन उसे खिसकती हुई प्रतीत हुई। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पटल पर प्रतिबिंबित होने लगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें ही फट जाएगी।
अरे क्या हुआ, होश क्यों उड़ गए? सुनते क्यों नहीं है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अनामिका अपने पति के चेहरे के विचित्र भावों को देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि विकास को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया? अनामिका ने विकास के हाथ से वो कागज लिए। उत्सुकतावश वह उन कागजों को पढ़ने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर भी सुन्न हो गए। उन पर लिखा था कि आज से 28 साल पहले रामकिशन जी और रासा जी ने विकास को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। तभी विकास चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। मेरे जिन माँ बाप ने मेरी सारी खुशियाँ और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया। जीवन के इस पड़ाव पर हमें उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए विकास ने अपने ब्रीफकेस में से फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़ों टुकड़ों करके फेंक दिए। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाकर मकान बेचने की डील को कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। अनामिका खड़ी हुई बड़ी हैरानी से विकास की बातें सुनती जा रही थी। तभी विकास उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरे माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए विकास अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। अनामिका आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करें।